नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं हर्षित जोशी और मेरे साथ राजस्थान से मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी भवानी सिंह। भवानी जी, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में परिसीमन पर। दूसरा हमारा विषय होगा पेपर लीक पर और तीसरा विषय ये होगा कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर अस्पतालों में अव्यवस्थाएं हैं, हम इन तीनों विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम राजस्थान में परिसीमन पर। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए हर्षित, ये दूसरा हमारा पॉडकास्ट है और जो तीनों मुद्दे हमने लिए हैं, तीनों मुद्दे काफ़ी अहम हैं। सबसे पहले जो परिसीमन का मुद्दा, परिसीमन इसलिए खास है कि लगभग ये माना जा रहा है कि अगला चुनाव, राजस्थान में विधानसभा चुनाव और अगला लोकसभा चुनाव जो 2029 में होने वाला है, वो परिसीमन के आधार पर होगा और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। अगर किसी को गलतफहमी होगी अगला चुनाव परिसीमन पे नहीं होगा तो शायद गलत है। दो इस पर काम हुआ। एक पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसने एक जो सीटों को लेकर एक सर्वे कराया, एक रिपोर्ट वो है। एक रिपोर्ट अभी आई है बीजेपी से जुड़े हुए एक स्टडी ग्रुप की। जो स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट है उसके मुताबिक राजस्थान के अंदर 25 से 37 सीटें करने का सुझाव है और जो पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद है उसमें 25 से 38 सीटें करने का प्रस्ताव है, यानी लोकसभा की सीटें। लोकसभा सीटें हम आज लोकसभा की सीटों की बात कर रहे हैं, विधानसभा की नहीं, लोकसभा सीटें। तो लोकसभा सीटें बढ़ने वाली। पहले बात तो ये तय है कि राजस्थान में तकरीबन ये मान के चलो कि 12 से 13 सीटें बढ़ना तय है लोकसभा की। अब सवाल ये है कि कैसे हो रहा है। कईयों में उत्सुकता है कि कौन सी सीट कम होगी, कौन सी ज़्यादा होगी। जो हमारे पास जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक दो चीज़ें हो रही है। एक तो ये है कि कुछ सीटें रिजर्व हो रही है जो अभी रिजर्व नहीं है। उसमें सबसे बड़ा नाम है 12 जो झालावाड़ की सीट है, उसके अंदर जो स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट है उसमें सुझाव दिया गया। ये सब सुझाव है, इम्प्लीमेंट तो तब लागू होगा तब होगा, अभी तो सुझाव दिए जा रहे हैं। तो उसमें ये दिया गया कि जो जहाँ से दुष्यंत सिंह यानी वसुंधरा राजे के बेटे हैं वो सांसद हैं 12 झालावाड़ से, उसको रिजर्व एसटी की सीट करने का प्रस्ताव है। अब अगर वो एसटी की सीट होती है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि दुष्यंत सिंह को जाहिर तौर पर दूसरी सीट तलाशनी होगी, यानी कि वसुंधरा राजे राजस्थान की सबसे बड़ी बीजेपी की बड़ी नेता मानी जाती है, 2 बार की मुख्यमंत्री रही हुई है, उनकी राजनीति पे काफ़ी असर पड़ सकता है। तो एक सीधा सा मैसेज ये है कि अब दुष्यंत सिंह के लिए। और दूसरी जो सीट है वो, क्योंकि राजस्थान में एक चर्चित शख्सियत है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल के सामने भी अगर डिलिमिटेशन के जो प्रस्ताव आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट है वो भी कह रही है, इससे पहले वाली रिपोर्ट्स में भी जो कहा गया, तो उसमें नागौर की सीट को रिजर्व करने का प्रस्ताव दिया गया। नागौर आप देखिए कि राजस्थान की जाट कैपिटल कही जाती है, जाटों की पॉलिटिक्स का एक बड़ा सेंटर है सियासत का जी। उसको नागौर के साथ में कुचामन डीडवाना नया जिला है, तो नागौर कुचामन डीडवाना तीनों को मिलाते हुए एक सीट करने का, वो एससी की सुरक्षित सीट करने का प्रस्ताव है। नहीं तो भवानी जी, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल लगातार आंदोलन करते हैं, मुखर रहते हैं, तो उनके तो माथे पर चिंता की लकीरें होगी अगर इस तरह की जो खबर उनके सामने आई होगी। अगर ऐसा हुआ तो आप देखिए कि हनुमान बेनीवाल के पास में ऑप्शन काफी कम है। अब एक तो ये है कि या तो वो जाए या बीकानेर की जो अभी सुरक्षित सीट है, जहाँ से केंद्रीय मंत्री है इस वक्त जो मेघवाल साहब, तो वहाँ की सीट, अर्जुन मेघवाल की जो सीट है बीकानेर की, वो सामान्य करने का प्रस्ताव है। तो अर्जुन मेघवाल को भी जाना पड़ सकता। अनूपगढ़ जो दूसरी नई एक सीट बनाई जा रही है जिसको सुरक्षित एससी का किया जाने का प्रस्ताव है। तो हनुमान बेनीवाल के सामने भी हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल फिर बीकानेर जाए चुनाव लड़ने के लिए, या फिर, लेकिन क्या हनुमान बेनीवाल के लिए काफी मुश्किल होगा जाहिर तौर पर, क्योंकि वो तो नागौर तक ही लगता है ना, वो नागौर से ही जीतते हैं हर बार, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ना दूसरी जगह जाना। मुश्किल होगा जाहिर तौर पर, जहां से वो चुनाव लड़ते हैं वो अहम है। दूसरा, उनके पास में एक ऑप्शन और खुल सकता है कि वो जोधपुर ग्रामीण की तरफ जाए, क्योंकि जोधपुर की सीट है जहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह सांसद है। जोधपुर एक बड़ी सीट है जिसमें जोधपुर शहर प्लस इसके अलावा ग्रामीण का इलाका और बॉर्डर तक जाता है, फलोदी का इलाका काफी बड़ा। तो अब उस सीट को भी तोड़कर 2 सीटों में करने का प्रस्ताव है, जिसमें से जोधपुर शहर की सीट अलग और जोधपुर ग्रामीण की अलग। तो
गजेंद्र सिंह को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि वो हर बार चुनाव के अंदर जोधपुर शहर से बड़ी लीड लेते हैं और रूरल में, ग्रामीण एरिया में उनके सामने दिक्कत आती है। तो अब अगर शहर की सीट अलग हो जाती है तो आप मान के चलिए कि गजेंद्र सिंह के लिए तो लॉटरी खुल जाएगी, उनके लिए शहर की सीट बीजेपी के लिए जितना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो ऐसा हो रहा। अब ग्रामीण की सीट है, उसके बिल्कुल समीकरण अलग हो गए। ऐसे ही करके जो जैसलमेर की सीट है, अभी बाड़मेर जैसलमेर एक सीट है, उसको बाड़मेर को अलग कर रहे हैं और बाड़मेर बालोतरा सीट कर रहे हैं, जैसलमेर सीट को अलग कर रहे हैं, जैसलमेर और फलोदी। तो बीजेपी की एक तरह से सीटें बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसलमेर भी बीजेपी के प्रभाव वाला माना जाता है। तो जो जाट बेल्ट है वो काफ़ी कुछ अलग हो जाएगी, क्योंकि बाड़मेर उसके साथ में लगती है। रविंद्र सिंह भाटी आपने देखा ही होगा, त्रिकोणीय मुकाबला जिसमें जो कैलाश चौधरी बीजेपी के कैंडिडेट वो तीसरे नंबर पे, रविंद्र सिंह भाटी दूसरे नंबर पे रहे निर्दलीय, और वहाँ कांग्रेस चुनाव जीती थी उमेदाराम बेनीवाल। जो उमेदाराम बेनीवाल उससे पहले आरएलपी में थे, हनुमान बेनीवाल का ठीक ठाक प्रभाव है। वहाँ बीजेपी अब ये जुगत लगा रही है कि इस सीट को, क्योंकि वो बीजेपी को लग रहा है कि उनके लिए मुश्किल हो गई, तो उसको तोड़ दिया जाए सिटी को। तो अब जैसलमेर अलग कर देंगे, बाड़मेर यानी कि जाट डोमिनेंट इलाका वो बाड़मेर की तरफ ले जाएगा, जैसलमेर जहाँ राजपूत भी है, जहाँ एससी भी है, उसको अलग कर देंगे। तो वहाँ एक बीजेपी की उम्मीद बन जाएगी। और बाड़मेर और बालोतरा को एक करें, बाड़मेर के साथ में भी बालोतरा अटैच कर दिया, जहाँ सिर भी काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर है। तो जाटों को अगली चुनौती अगर जिस सीट पर वो सिर भी से मिल सकती है। तो ऐसे करके काफ़ी सीटों के अंदर बदलाव करने की जो तैयारी है, उसमें बीजेपी का राजस्थान में मोटे तौर पर सिनेरियो है चुनाव में, वो फोकस रहता है। सबसे ताकतवर इलाका माना जाता है मेवाड़ और हाड़ौती। मेवाड़ का इलाका है जहां पर राजसमंद की सीट है। अब राजसमंद की सीट को भी तोड़ा जा रहा है। राजसमंद की सीट के अंदर यह प्रस्ताव दिया गया कि मावली और वल्लभनगर को राजसमंद की सीट में शामिल कर दिया जाए, चित्तौड़गढ़ की सीट को इंटैक्ट रखा जाए। तो अच्छा जी, वहां पर राजसमंद से महिमा कुमारी आती है और चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद जी, और क्योंकि राजसमंद की सीट काफी अर्षित काफी बड़ी सीट है, क्योंकि राजसमंद का जो एरिया शुरू होता है वो आप देखिए कि 3 इलाके अलग अलग आते हैं। उसमें मेवाड़ भी आता है, उसमें मेरवाड़ा भी आता है और उसमें मारवाड़ भी आता है। तो अब उसके अंदर एक तरह से मेवाड़ की सीट ही बनाने की उसकी है कि अगर मावली को शामिल किया जाता है, वल्लभनगर मावली, तो वो एक सीट सेफ हो जाएगी। इसके अलावा उदयपुर की सीट जो अभी सुरक्षित सीट है, हालांकि वहाँ पर बीजेपी के सांसद है, लेकिन फिर भी बीजेपी वहाँ उसको सामान्य करने का प्रस्ताव है। सामान्य करते हैं तो बीजेपी के लिए काफ़ी चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि उदयपुर शहर में जहाँ बीजेपी का दबदबा है, तो वो सीट भी बीजेपी के लिए एक तरह से फायदेमंद सीट हो सकती है जो की जा रही है। इसी के अलावा जो सुरक्षित सीट है, एक मिथ काफ़ी है जिसके अंदर ये है कि बीजेपी डिलिमिटेशन करेगी तो एससी एसटी की सीटें कम कर देगी। ये मिथ काफी बहुत बड़ा है। लेकिन अभी दोनों जो पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है डिलिमिटेशन को लेकर, और जो ये स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट है, उन दोनों में सीटें डबल करने का प्रस्ताव है राजस्थान में। अब राजस्थान में डबल है तो बाकी। भवानी जी, मैं आपको जिस तरह से जो लोकसभा चुनाव से पहले एक नैरेटिव सेट किया गया, अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो जाती है तो संविधान बदल देगी, तो जिस तरह से परिसीमन आपने बताया, अभी लोकसभा का बताया आपने, जिस तरह से कुछ नेताओं के तो चेहरे पर खुशी होगी, कुछ के माथे पे शिकन भी होगी, लेकिन आपने अभी बात करी है कि एसटी एससी की जो सीटें उसको कम करने का प्रस्ताव, क्या फिर से ये विपक्ष इस तरह का नैरेटिव तो ज्यादा कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये मिथ ये फैलाया जा रहा था कि ये कहा जा रहा था विपक्ष की ओर से कि डिलिमिटेशन होगा तो एससी एसटी की सीटें कम कर देंगे, क्योंकि बीजेपी को वोट नहीं मिलता एससी एसटी का पिछले चुनाव में। लेकिन यहाँ पर हो ये रहा है कि जो प्रस्ताव है उसमें एससी की सीटें 4 से बढ़ाकर 7 करने का प्रस्ताव है। इसी तरीके से जो एसटी की सीटें हैं वो 3 से बढ़ाकर 5 करने का प्रस्ताव है। यानी कि सीटें लगभग एससी एसटी की राजस्थान में डबल हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि वो जो डबल कर रही है उसमें भी बीजेपी अपना फायदा गणित देख रही है, क्योंकि उसमें जालोर सिरोही की सीट है। जालोर सिरोही से पिछली बार कौन चुनाव लड़ा, आपको याद होगा कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत थे कांग्रेस से, है ना। तो बीजेपी कैंडिडेट ने उनको चुनाव जरूर हरा दिया, लेकिन इस बार अब बीजेपी उस सीट को, जालोर की सीट को और सिरोही की सीट को, दोनों को अलग अलग करके दोनों को सुरक्षित कर रही है। यानी कि वैभव गहलोत के सामने मुश्किल आ जाएगी अशोक गहलोत को। अब वैभव गहलोत को चुनाव लड़ाने के लिए अगर ये दोनों सुरक्षित हो जाती है
तो फिर दूसरी नई सीट तलाश करनी होगी, या तो गजेंद्र सिंह के सामने जोधपुर से उतारे या वैभव गहलोत को दूसरी सीट देके, तो ये अशोक गहलोत के सामने भी मुश्किल होगी। और बीजेपी ये सोच रही है, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा का इलाका जहाँ बीजेपी का कम होल्ड है, जहाँ बाप का प्रभाव जो है, नई पार्टी है बाप, उसका काफ़ी प्रभाव है, क्योंकि वहाँ से अभी सांसद भी बाप के हैं, तो वहाँ पर ये कर रही है। उसके काउंटर के अंदर जालोर और सिरोही की दो अलग अलग सीटें, 2 सीटें कर दी, तो 2 सीटें सीधे सीधे उनके पास में जहाँ बीजेपी का ज़्यादा प्रभाव है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उसको भी 2 अलग अलग सीटें करने का प्रस्ताव है। तो इस तरीके से ऐसे ही जो सचिन पायलट, जहाँ टोंक का इलाका, जहाँ से सचिन पायलट अभी विधायक है, टोंक को भी रिजर्व करने की सिफारिश है, क्योंकि टोंक से वहाँ पर पहले क्योंकि गुज्जर मीणाओं का इलाका ही है, और ख़ासतौर पर बीजेपी पिछली बार चुनाव हार गई थी टोंक से, तो टोंक को एससी करने का प्रस्ताव है। अब देखिए कि टोंक पर प्रभाव है गुज्जर मीणाओं का, यानी एसटी में आते हैं मीणा और इधर गुज्जर है, तो उसको अगर सुरक्षित करने, एससी में सुरक्षित करने का मतलब है कि बीजेपी ये कोशिश करेगी कि एससी प्लस सामान्य का वोट लेकर वो टोंक की सीट निकाल ले। और इसी तरीके से तो यहाँ पर सचिन पायलट को फायदा देखिए, सचिन पायलट को एक फायदा जरूर है, सचिन, क्योंकि दौसा की सीट है, वो सामान्य करने जा रहे हैं। सचिन पायलट शुरुआत में आपको याद होगा राजस्थान में दौसा से सांसद हुआ करते थे, तो उसके बाद में उनको फिर अजमेर जाना पड़ा, फिर इससे जाना पड़ता। अब सचिन पायलट के पास में मौका मिल गया कि सचिन पायलट वापस दौसा आ सकते हैं, तो दौसा की सीट उनको मिल सकती है, तो उनके लिए तो बड़ा फायदेमंद है, सचिन पायलट के लिए नुकसानदायक नहीं है। तो सचिन पायलट को फायदा इस डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में, अगर यही अपनाई जाती है, तो अशोक गहलोत को नुकसान है, वसुंधरा राजे को नुकसान है, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री हैं उनमें गजेंद्र सिंह को फायदा है। जो अर्जुन मेघवाल है, उनको नई सीट देखनी होगी बीकानेर से, अगर उसको सामान्य कर दिया जाता है जैसा प्रस्ताव है, तो काफ़ी चीज़ें हो रही है। दूसरी एक, हर्षित, एक समझना होगा कि पिछली बार लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जिस वजह से सीटें हुई, वो जाट बेल्ट की सीटें थी। खासतौर पर आप शेखावाटी का जो सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये वाली पूरी बेल्ट थी जहां मुश्किल आई थी। अब इस बेल्ट के अंदर भी बीजेपी ने जो एक जयपुर ग्रामीण की सीट अलग से बढ़ा रही है, दूसरा इसके अंदर नीम का थाना एक अलग से सीट का प्रस्ताव दिया गया, सिक्कर से अलग, यानी कि सिक्कर को भी तोड़ने की तैयारी है कि उसकी 2 सीटें कर दी जाए। तो काफ़ी कुछ किया गया, लेकिन क्योंकि पूरा इलाका जाट डोमिनेंट इलाका है, तो जाहिर तौर पर उनका प्रभाव रहेगा। उतनी सीटें ऐसा नहीं है कि कम हो रही उनकी, क्योंकि उसके अंदर जो एक कोटपुतली बहरोड की सीट नहीं करने का प्रस्ताव है, उसके अंदर कोटपुतली बहरोड के अंदर जोड़ा जा रहा है खेड़तल तिजारा को, खेड़तल तिजारा नया जिला बना, तो वहाँ पर भी जाट प्लस जो एससी का है वो इक्वेशन को वहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश होगी उनकी कि उस सीट को। तो इस तरीके से काफ़ी प्रयोग इस वक्त हो रहे हैं, डिलिमिटेशन पे काफ़ी काम हो रहा है। और अगर ये डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से हुई तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ये कोशिश में है कि 25 सीटें जो हमारी राजस्थान में अभी 25 है कुल सीटें, और 37 या 38 होती है, तो उसमें से कम 25 सीटें तो हमें मिल ही जाए, जो इस बार घट गई थी। जी ठीक है, जिस तरह से आपने बताया कि 37-38 सीटें हो जाएगी लगभग, तो कई नेताओं के तो चेहरे पे खुशी हो जाएगी, जिसको लोकसभा में जाना है तो उनके लिए तो एक द्वार खुल जाएगा ना, तो काफ़ी फायदा होने वाला। कुछ दिग्गजों के लिए नुकसान भी है, तो कईयों को नई सीट भी तलाशनी पड़ेगी। ये तो बात होगी लोकसभा की। अब बात करते हैं हम विधानसभा की, जहां पर 200 विधानसभा सीटें हैं, उसके बारे में क्या, थोड़ा संक्षिप्त में आप बता दीजिए कि जो 200 विधानसभा सीटें हैं वो कितनी बढ़ने वाली है? देखिए हर्षित, अभी जो विधानसभा के डिलिमिटेशन का प्रोसेस है अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जो अलग अलग ग्रुप्स को जो काम दिया हुआ है, स्टडी ग्रुप के पास में भी है, तो अभी उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा की सीटें हैं वो तकरीबन 275 हो सकती है। अभी 200 सीटें हैं, उससे बढ़ाकर तकरीबन ये माना जा रहा है कि 70 से 75 सीटें बढ़ जाएगी। ये विधानसभा की 275 विधानसभा की, राजस्थान विधानसभा की सीटें, तो विधानसभा की सीटें बढ़ेगी। विधानसभा की सीटें बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर उसमें काफ़ी कुछ बदलाव होगा। कई सीटें नई बनेगी, कई टूटेगी, कई सीटें जो अभी सुरक्षित है वो सामान्य हो जाएगी, सामान्य वाली सुरक्षित होगी, तो पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। यानी कि अगला जो राजस्थान का विधानसभा चुनाव होने वाला 2028 का काफ़ी रोचक होगा। काफ़ी चीज़ें जो अभी आपको एमएलए नज़र आ रहे हैं उनको उनकी सीटें ही खत्म हो जाएगी और कई नई सीटें बन जाएगी। कई जो अभी एससी की जब जो सामान्य की सीट पर है वो रिजर्व हो जाएगी, तो बहुत कुछ होने वाला है। जी हर्षित, तो विधानसभा की संख्या भी बढ़ने वाली लगभग 75, और इसमें 10-12 सीटों का इजाफा होने वाला है लोकसभा के अंदर।
जी जी सीधा सीधा यही बात है, यही गणित है सीधी सीधी राजस्थान की। जी, तो भवानी जी अब हमारे दूसरे विषय पर आते हैं, पेपर लीक पर। क्या चल रहा है पेपर लीक पर राजस्थान में? देखिए, पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान में, और अभी से नहीं 4 साल से बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि छात्रों का भविष्य खराब हुआ। अब इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कि पेपर लीक के अंदर जो 10 भर्ती परीक्षाओं का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका। सुरेश ढाका पिछले 4 साल से फरार है। एसओजी उसकी तलाश कर रही है, और उसके पिता को ब्यावर के पास में 20 करोड़ का बजरी का ठेका देती है। अब 20 करोड़ रुपए कहां से आए? क्योंकि ईडी ने बड़ी कार्रवाई करके उसकी सारी संपत्तियां जब्त कर ली थी, जिसमें जयपुर में उसके फ्लैट्स भी थे, वो सीज कर दिए। तो उसके बाद तो पिताजी की भी कर ली थी क्या? उसके पिताजी की भी संपत्ति अटैच होती है क्या उसके अंदर, या फिर सिर्फ सुरेश ढाका की? उसके अंदर ईडी के पास में ये अधिकार भी है कि अगर जैसे फैमिली की संपत्ति भी है, लेकिन अगर उसका अगर सोर्स को लेकर कुछ इश्यू है, वो भी अटैच हो जाती है। हालांकि ये इसके पिता मांगीलाल है, उसकी एक फर्म है ढाका कंस्ट्रक्शन। अब ढाका कंस्ट्रक्शन में लेकिन पैसा कहाँ से आया, ये देखना होगा। क्या सरकार ने जब इसको ठेका दिया, 2024 में टेंडर प्रोसेस शुरू हुआ, दिसंबर 2025 में इसको टेंडर मिला, और 2 महीने पहले काम शुरू हो गया। तो उसमें ये 20 करोड़ रुपए कहाँ से आए? क्या सरकार ने ये देखा था, ये जांच कराई थी? क्योंकि ये हमने जो गृह राज्य मंत्री जवाहर मैडम उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच करवा लेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया, पेपर लीक का पैसा तो नहीं। एसओजी ने तो जांच ही शुरू कर दी कि इसमें छापेमारी कर दी। एसओजी की एक टीम गई थी, जिसने वहाँ पर जाकर मौके पे, जहाँ ब्यावर में जो ठेका है, जहाँ पर बजरी इकट्ठी करते हैं, वहाँ जाकर रेड की उन्होंने। सुरेश ढाका घर पे किए, अब भी किए गुरुवार को। तो इसका मतलब एसओजी को शक है कि पेपर लीक का पैसा है इसके अंदर लगा है, जो सुरेश ढाका ने कमाया वो अपने पिताजी को दे दिया। जो आप ये 20 करोड़ की बात कर रहे हैं, सुरेश ढाका के पिताजी ने जो बजरी का ठेका लिया, उसमें सुरेश ढाका का पैसा है, ऐसा मांगीलाल ने पैसा लगाया। अब क्योंकि ये शक इसलिए भी है कि किरोड़ीलाल मीणा, जो इस मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाने वाले राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री, उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक लेटर लिखा। लेटर की कॉपी हमारे पास है, जिस लेटर में वो लिखते हैं किरोड़ीलाल मीणा कि सुरेश, जो ये ठेका दिया गया, इसकी एसआईटी से जांच कराई जाए कि इसके पास पैसा कहाँ से आया। वो ये शक जता रहे हैं कि ये पेपर लीक का पैसा है। अब उन्होंने ये भी मांग कर ली कि इसके अंदर पीछे कई लोग और शामिल हैं, उसकी जांच कराई जाए। वो तो कह रहे हैं कि स्पर्धा चौधरी और इसके पिता मांगीलाल, दोनों को अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट करके उनसे पूछताछ की जाए। वो कह रहे हैं कि जैसे ही इनको अरेस्ट करके पूछताछ करेंगे, सुरेश ढाका पकड़ा जाएगा, वो कह रहे हैं कि। तो इसका मतलब ये, आप अगर एक कृषि मंत्री है राजस्थान सरकार के अंदर, और इस मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाने वाले हैं, वो 2 बड़े सवाल उठा रहे हैं। छोटी मोटी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री को। जी भवानी जी, मेरा एक सवाल था, आपको रोकना चाहूंगा कि आपने मांगीलाल जी के बारे में तो बता दिया, वो सुरेश ढाका के पिता हैं। स्पर्धा चौधरी, देखिए कि स्पर्धा चौधरी, ताकि दर्शक जाने ना कि कौन स्पर्धा चौधरी का एक परिचय तो यह है कि स्पर्धा चौधरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष है, जैसा वो दावा कर रही है। अभी उनके सोशल मीडिया हैंडल पर यही परिचय है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी की। हालांकि ये भी कहा जाता है हनुमान बेनीवाल के पार्टी के लोगों की ओर से कि उनको तो हमने निकाल दिया, लेकिन कभी अभी सार्वजनिक रूप से इसका मतलब स्पर्धा चौधरी तो मानकर चल रही है कि वो आरएलपी की है। और अब इसमें क्योंकि आज हनुमान बेनीवाल खुद मुद्दा उठाते रहे पेपर लीक का, तो उनको खुद को आगे आकर साफ करना चाहिए कि स्पर्धा से अब क्या उनकी पार्टी का संबंध है या नहीं है। स्पर्धा चौधरी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं सार्वजनिक रूप से, जिसमें जो उसके पिता का बजरी का ठेका है, वहां पर वो जेसीबी के पास में खड़ी है, वीडियो बना रही है, वो मैनेज करती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ठेके का संचालन, सारा काम वही देख रही है। स्पर्धा चौधरी को माना जाता है कि वो जो सुरेश ढाका है उसकी दोस्त है, नजदीकी है। तो अच्छा, महिला मित्र ऐसा कहा जाता है। वो तो स्पर्धा चौधरी खुद आकर साफ करे कि सुरेश ढाका से उनका कोई संबंध है या नहीं है, क्योंकि अब जब ये वीडियो वायरल हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनको तो बताना होगा। जब तक नहीं थे तब तक तो वो इनकार कर सकती, तो ये बता दे कि सुरेश ढाका से उनका कोई संबंध है या नहीं है, एक, या जो भी उनके पारिवारिक रिश्ते होंगे, जो भी होंगे, जिस तरीके के रिश्ते होंगे या नहीं है, तो वो साफ करे। और स्पर्धा चौधरी के काफ़ी कहते हैं कि राजनीतिक कनेक्शन काफ़ी अच्छे हैं, तो ये ठेका दिलाने में क्या कोई भूमिका रही है स्पर्धा चौधरी की? ये जो पैसा है ये कौन मैनेज कर रहा है? स्पर्धा चौधरी पहले कांग्रेस की नेता भी रही हुई है, और क्योंकि जो किरोड़ीलाल मीणा ने लेटर लिखा उसमें भी स्पर्धा चौधरी के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि
कि जब सलमान खुर्शीद इस के मामले में पैरवी की, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद जिन्होंने ढाका को जमानत दिला, ढाका के लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए और कोर्ट के अंदर जिन्होंने पैरवी की, उसमें स्पर्धा चौधरी सलमान खुर्शीद के साथ में खड़ी है। तो इसका मतलब है कि क्या इसके पीछे कोई कांग्रेस के नेता भी है और क्या स्पर्धा चौधरी की क्या भूमिका है, अब इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला काफ़ी सीरियस है, क्योंकि इतने छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है और वो पेपर लीक का मास्टरमाइंड मोस्ट वांटेड। आप देखिए कि 5 लाख का इनाम घोषित है सरकार की ओर से, ये सरकार कह रही है कि मिल नहीं रही है। चलिए, ये तो भवानी जी ये तो बहुत गजब बात है कि जो पेपर लीक का आरोपी है जिस पर 5 लाख का इनाम है, उसके परिवार वालों को, उसकी महिला मित्र को 20 करोड़ रुपए का बजरी का टेंडर दे दिया जाता है, जिससे लाखों बच्चे प्रभावित हुए। जिस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए, जिसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, वो जांच का विषय है कि वो पैसा कैसे लगाया, क्या करा। ऐसा आपने बताया कि SIT भी गठित करने की बात की गई है, लेकिन ये काफ़ी गंभीर प्रश्न खड़े करता है सरकार के सामने। बिल्कुल, काफ़ी गंभीर है और बड़ा मसला है आप में, और शायद उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सरकार भी इस मामले को, जब ये सामने आ गया नोटिस में, हो सकता है वो मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं रहा होगा, लेकिन खान विभाग ने ये की है, तो जाहिर तौर पर उनसे रिपोर्ट तो मुख्यमंत्री मांगेंगे ही कि आपने क्या प्रोसेस अपनाया, क्या ये जाँच की, इनके पास पैसा कहाँ से आया। और क्योंकि अब सुरेश ढाका को पकड़ने को लेकर भी, क्योंकि बीजेपी के लिए इसी मुद्दे पे तो बीजेपी ने चुनाव लड़ी, उसमें से एक मुद्दा पेपर लीक की तो था, जो अशोक, जिससे छात्र पूरे राजस्थान में छात्र अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे लगातार पेपर लीक होने की वजह से। उसमें जितने जो पेपर माफिया थे, अब आप देखिए कि एक तरफ तो इसी ढाका के जयपुर में एक कोचिंग सेंटर चलता था जो किराए की बिल्डिंग पे, उस पर बुलडोजर चला दिया। अब जो मकान जो मालिक था उसका, वो कह रहा मेरा क्या लेना देना, मेरा क्या कसूर, मेरी बिल्डिंग आपने क्यों तोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि सुरेश ढाका उसमें चलाता था। वो पिछली कांग्रेस सरकार ने बुलडोजर चलाया था। अब जाहिर तौर पर अब आप देखिए कि उसको पिता को ठेका दे दिया, तो क्या अब ये सोचने वाली बात तो है, इसकी जांच तो होनी चाहिए और पकड़ा भी जाना चाहिए। अब कि सरकार कितने टाइम में पकड़ पाती है, क्योंकि एक सवाल जांच एजेंसी पे भी किरोड़ीलाल मीणा ने जो लेटर लिखा उसमें ये उठाया। तो इसमें जांच एजेंसी बन गई है भवानी जी, इसमें जांच एजेंसी SIT गठित। देखिए, अभी तो लेटर लिखा है, SIT गठित नहीं हुई है, अभी तो SOG कार्रवाई कर रही है। लेकिन SOG पर भी किरोड़ीलाल मीणा ने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में दोनों को अरेस्ट करेंगे, स्पर्धा को और उसके पिता को। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि कई SOG पर सवाल उठाते हुए कि वो उनका सच भी सामने आ जाएगा। तो क्या मतलब कोई SOG के अंदर का अफसर भी इस मिलीभगत में शामिल है कि वो सुरेश ढाका अरेस्ट नहीं हो रहा। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि सुरेश ढाका राजस्थान के अंदर ही है, तो कहाँ है और 4 साल से मिल क्यों नहीं रहा, 2023 से अब तक फरार है, क्या एक्शन लिया है SOG ने, तो ये तो बताना पड़ेगा, क्योंकि अब इतने छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो जाहिर तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद हो सकता हो कि देर आए दुरुस्त आए, अभी जाग जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और जल्द से जल्द जो भी उनके सामने ये जो गंभीर मसला है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। भवानी जी, हम अपने आखिरी विषय पर आते हैं, जो चर्चा का विषय है, जो राजस्थान के अंदर जो अस्पताल हैं, जो उनकी व्यवस्था है, वो लगता है ना चरमरा गई है। ऐसा लग रहा है ना आपको कि कभी कोटा के अंदर तो कभी किसी और जिले। अभी हाल ही में देखा जाए कि बीकानेर, चाहे भीलवाड़ा की कल की घटना हो, जहाँ पर लगभग 6 प्रसूताओं की मौत, इस तरह की खबरें लगातार आ रही है। इस पर क्या कहना है? आपने भी स्टोरी करी थी इसके ऊपर कि प्रसूताओं की मौत लगातार हो रही है राजस्थान में, अस्पतालों की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। देखिए क्या चल रहा है? हर्षित, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और क्योंकि ये कोटा से शुरू हुआ था, और कोटा के बाद में आप देखिए कि कोटा में 5 प्रसूताओं की मौत होती है, फिर उसके बाद में बीकानेर के अंदर होती है 2 की, फिर उसके बाद में जोधपुर में ऐसा मामला आते हैं, और अब इसके बाद में यहाँ पर आ गए भीलवाड़ा के अंदर। अब भीलवाड़ा के अंदर मौतें होगी, तो ये अपना आप में बड़ी बात है। और जो स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खिमसर, उनको लेकर कई सारे सवाल पहले से खड़े होते आए हैं कि क्या स्वास्थ्य महकमा संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे मामले हैं, चाहे आग लगने की घटनाएं हो, बाकी कई सारे, तो उसको लेकर कई सारे में सवाल खड़े हुए। इस मामले के अंदर भी आप देखिए कि सबसे पहले कोटा में मामला आया। अगर कोटा के अंदर जब 5 प्रसूताओं की मौत हुई, उस वक्त जिन डॉक्टरों को वहाँ पर सस्पेंड किया गया, उसके बाद में 2 जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल को नोटिस भी इशू किया गया। आप देखिए कि प्रेशर इतना बनाया गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, डॉक्टर जो सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल के खिलाफ।
और वहाँ जो डॉक्टर सस्पेंड किए गए वो डॉक्टरों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट कर दिया, वहाँ जाकर दबाव बना दिया प्रिंसिपल पे कि हम काम नहीं करेंगे अगर आप कार्रवाई कर देंगे। बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। उसके अलावा बाकी जो जयपुर में भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी कि दो चीज़ें, क्योंकि इसमें बड़ी जांच रिपोर्ट कोटा सामने आई थी जिसमें ओटी इन्फेक्शन एक बड़ा मामला आया, जो किडनी फेलियर हुई थी उसके अंदर डॉक्टरों की लापरवाही एक बड़ा मसला सामने आया और ये जांच रिपोर्ट में आया था कि किस तरीके से डॉक्टरों ने लापरवाही बरती थी। तो अगर उनके खिलाफ कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर वो एक्शन अगर होता ढंग से, एक सुपरवाइजरी नेग्लिजेंसी रिपोर्ट में मानी गई। सुपरवाइजरी का मतलब हुआ कि वहाँ का प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट भी जिम्मेदार है, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई नहीं हुई। और बाकी उसके अंदर जो दवा, नकली दवा मिली, नकली दवा का मतलब उसके अंदर जो ऑक्सीटोसिन दवा थी कोटा के अंदर, उसके अंदर दवा की जगह पानी था। ये खुद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने भी कहा और रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जिसमें ऑक्सीटोसिन, अब उस दवा को बैन कर दिया गया, है ना, उस पर रोक लगा दी गई, उस कंपनी के खिलाफ रोक लगा दी गई, सारी चीज़ें कर दी गई। लेकिन अगर इस मामले में सभी जिम्मेदार, चाहे ड्रग विभाग के जुड़े हुए बड़े अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। एक बड़ा मैसेज अगर वहीं से देते स्वास्थ्य मंत्री तो ये नौबत नहीं आती। फिर उसके बाद में बीकानेर के अंदर ऐसी घटना नहीं होती, जोधपुर में नहीं होती, और भीलवाड़ा में नहीं होती। बड़ा मैसेज नहीं दे पाए, कार्रवाई नहीं कर पाए। गजेंद्र सिंह किस दबाव में कार्रवाई नहीं कर पाए, यह अपने आप में सोचने वाली बात है, या वो खुद नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने अपने कुछ नज़दीकी मित्रों को कहा कि वो तो करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा प्रेशर है कि वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। तो किसका दबाव था, क्यों कार्रवाई नहीं हुई कोटा के अंदर? एक दूसरा, फिर उसके बाद में बीकानेर के अंदर उसमें लिपापोती की गई, जोधपुर में फिर लिपापोती की गई, और फिर भीलवाड़ा हो रहा। एक राजस्थान के अस्पतालों की जो समस्या सबसे बड़ी, दो बड़ी समस्या है। एक ओटी इन्फेक्शन, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस पूरा फॉलो किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एक मरीज का ज़्यादातर डिलीवरी सिजेरियन होती है और जो मौतें हुई वो सिजेरियन डिलीवरी से। भीलवाड़ा में भी जिन महिलाओं की मौतें हुई सब सिजेरियन डिलीवरी से हुई है, कोटा में भी ऐसा ही हुआ। तो वो ओटी इन्फेक्शन को दूर करना ज़रूरी है, उसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोटोकॉल फॉलो किया जाना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा है। दूसरा, जैसे किडनी फेल्योर का मामला आया था सारे, तो जो दवाइयाँ दी जा रही है उस दवाइयों को लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि दवाइयाँ वो क्वालिटी की नहीं है। आप ब्लीडिंग नहीं रोक पाती। आप किसी सिजेरियन महिला की ऑपरेशन के बाद में अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, उसमें कोटा में एक महिला की मौत तो कंफर्म हुई थी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है। तो जो दवाई दी गई वो दवाई में अगर पानी था जो जांच में साबित हो गया, और उसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है। इस स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और गजेंद्र सिंह को एक मिसाल पेश करनी चाहिए थी कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बजाय जो अफसर कहते हैं, जो लाते हैं और लिपापोती कर देते हैं, जो डॉक्टरों की ओर से आती है, तो जो कवर अप कर रहे हैं गजेंद्र सिंह, वही उनके गले की हड्डी बन रहा है। और गजेंद्र सिंह के सामने अगर बड़ा एक्शन नहीं ले पाए तो जाहिर तौर पर उनके सामने बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा अपना आप में काफ़ी अहम है, लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। अस्पतालों में रिफॉर्म्स होने चाहिए, काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के बारे में विचार करेंगे कि हमारे पास तो इतना वक्त नहीं है। तो सरकारी अस्पताल है तो सरकारी अफसरों को निगरानी रखनी पड़ेगी, स्वास्थ्य मंत्री को रखनी पड़ेगी। अब भीलवाड़ा के मामले में गायत्री राठौड़ है जो स्वास्थ्य सचिव, उन्होंने एक टीम बनाई है और टीम भीलवाड़ा रवाना की है उन्होंने आज ही। अब वो देखते हैं कि वो भीलवाड़ा जाकर क्या जांच रिपोर्ट में क्या लेकर आती है, क्योंकि वहां पर भी एक आ गया, भीलवाड़ा के अंदर भी ओटी इन्फेक्शन की एक प्रारंभिक जानकारी सामने आ गई है। ओटी की कल्चर रिपोर्ट है, उसके अंदर पॉजिटिव पाई गई, यानी कि ओटी इन्फेक्शन की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा। अब क्योंकि हालांकि जो अब टीम भेजी है वो टीम पूरी जाँच करेगी कि आखिर क्या ओटी इन्फेक्शन की वजह है, डॉक्टरों की कितनी लापरवाही है, दवाइयों का क्या है, क्या जो ड्रग्स दी जा रही है वो क्या है। अब गजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि लोकल परचेज जो हो रही है उस वजह से दिक्कत आ रही है, तो हम लोकल परचेज बंद कर देंगे, यानी कि 25% दवाइयाँ अस्पताल अपने लेवल पे बाहर से मार्केट से खरीद सकते हैं, 75% सरकार की दवाइयाँ होती है। तो वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी में खरीदने के लिए होती है, उसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा। तो सवाल केवल ये नहीं है कि लोकल परचेज हो रही है या दवाइयाँ नकली आ रही है, सवाल ये है ओवरऑल मॉनिटरिंग का, जो स्वास्थ्य मंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। या तो गजेंद्र सिंह को अपने मंत्रालय में रुचि नहीं है या फिर वो काम उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी योग्यता पे बड़ा सवाल होगा। गजेंद्र सिंह नए मंत्री नहीं है, गजेंद्र सिंह तीसरी बार मंत्री है, वो वसुंधरा राजे के पहले टेन्योर में भी मिनिस्टर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि वो अनुभवहीन मंत्री है जिसको बना दिया गया, तो पहली दफ़ा बनाया गया।
तो उनको कम से कम इस मामले में तो जहाँ सरकार की शक का सवाल और मुख्यमंत्री को भी देखना होगा कि मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से इस बात पर विचार कर रहे होंगे। जी अर्शित। जी, जिस तरह से जो ये काफ़ी दुखद घटनाएं हुई है, जो सिस्टम को ना इस पर शर्मसार होना चाहिए कि जिस तरह से अस्पताल में प्रसूताओं की मौत हुई है, वो काफ़ी भरोसे के साथ अस्पताल गई होंगी उन सरकारी अस्पतालों में कि यहाँ पर हम एक नया जीवन देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहाँ पर तो उनका ही जीवन ले लिया जाएगा। तो ये काफ़ी गंभीर विषय है, स्वास्थ्य मंत्री को इस पर सोचना चाहिए, गंभीरतापूर्वक अपने अधिकारियों को मतलब सख्त निर्देश देने चाहिए ताकि आगे ऐसी घटना ना घटे, और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि जो गैर जिम्मेदाराना लोग हैं वो उसकी जवाबदेही तय जब तक नहीं होगी तो इस तरह की घटनाएं तो होती रहेगी भवानी। बिल्कुल, सरकार को इस मामले में जब तक सख्त कदम नहीं उठाएगी और सरकार एक प्रोटोकॉल तैयार नहीं करेगी, सरकार सरकारी अस्पतालों को लेकर, एक ही घटना का मसला नहीं है कि ये आई, और भी कई सारी ऐसी घटनाएं होती है अस्पतालों में, तो सरकारी अस्पतालों में ये बहाना नहीं बनाया जा सकता है कि सरकारी अस्पतालों में रेफरल मरीज आते हैं या सरकारी अस्पतालों में ज़्यादा संख्या के अंदर मरीज आते हैं, प्राइवेट में वो दबाव नहीं रहता है। तो सरकारी अस्पतालों में संसाधन भी ज़्यादा है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर भी ज़्यादा है, और वो तो जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर डॉक्टर कम है तो डॉक्टरों की भर्ती और कीजिए, अगर रिसोर्सेज कम है, आपके पास ओटी कम है तो ओटी और करिए, लेकिन इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि आप किसी की जान के साथ खेलें। छोटी मोटी बात नहीं है कि अगर जी चलिए भवानी जी, जिस तरह से हमने आज तीनों विषयों पर चर्चा करी, चाहे वो परिसीमन हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे राजस्थान में अस्पतालों की अव्यवस्था है। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, उसके बाद भी जो राजस्थान के अंदर राजनीतिक चर्चाएं होगी, जो विषय होगा जो हमारे सामने आएगा, हम उस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। जो नए नए विषय हमारे साथ आते हैं राजस्थान से जुड़े हुए, जाहिर है हमारे दर्शकों को हमारी जो बातें हैं वो पसंद आई होगी। भवानी जी ने भी काफ़ी चीज़ें समझाई है बिल्कुल डीप में जाके कि क्या चल रहा है राजस्थान में, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो परिसीमन हो, चाहे जो अस्पताल के अंदर घटनाएं घट रही है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। भवानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।